ये रेस जिंदगी की रेस है, किसी की जिंदगी लेके ही खत्म होगी। सिक्योरिटी फर्म्स ब्रिंक इनकॉर्पोरेटेड बॉस्टन की जानी मानी सिक्योरिटी फर्म है। आजकल तो ये डिजिटल लॉकर्स से लेकर डिजिटल अलार्म, सिक्योरिटी कैमरास, पर्सनल मॉनिटर्ड होम फैसिलिटीज और बहुत सारी स्मार्ट डिवाइसेस प्रोवाइड करते हैं। इनका मेन काम है सिक्योरिटी प्रोवाइड करना आपके कीमती सामान के लिए, चाहे वो कैश हो, ज्वेलरी हो या कोई जरूरी कागजात, ये सभी की फुल प्रूफ सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। ऐसे में 1950 में सभी दिन इस कंपनी के लिए सेम थे सिवाय एक दिन के। साल की शुरुआत में 17 जनवरी को सभी वर्कर्स अपने काम पर आए थे। 50 एम्प्लॉयज की इस टीम में से लगभग 48 वर्कर्स प्रेजेंट थे। उस दिन कंपनी ने कैश, ज्वेलरी, चेक्स और बाकी सारा सामान लिया था अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। पूरा दिन लोगों की चहल पहल थी कंपनी के ऑफिस में। ब्रिंक्स का नाम बढ़ता जा रहा था और वो लोग बॉस्टन के हर घर का भरोसा जीत चुके थे। ऐसे में 17 जनवरी को सब बस काम पूरा कर घर लौटने की तैयारी कर रहे थे। सब कैश, ज्वेलरी और बाकी सारी चीजें अंदर रखी जा रही थी जब ये नए मेहमान घुस आए थे। इस समय शाम के लगभग 7:30 बज रहे थे। ये 5 जने थे और ये नॉर्मल कस्टमर्स नहीं लग रहे थे। इन्होंने अपना हुलिया ना बिल्कुल ही बदला हुआ था। ये चुपचाप घुस आए थे और सब इन्हें ही देखने लगे थे। इन्होंने फेस पर ना अजीब सा नकली चेहरे का मास्क पहन रखा था और हाथ में बड़े बड़े ग्लव्स पहने हुए थे। ग्लव्स इसलिए ही पहने थे ताकि इनके फिंगरप्रिंट्स किसी भी चीज पर ना आए, मगर इनके ग्लव्स में ना ग्रिप्स तो काफी थी। और तो और इन्होंने बड़े बड़े आवाज करने वाले जूते भी पहने थे ताकि एक दूसरे का पता भी ये ढंग से रख सके कि कब कौन कहाँ जा रहा है। इसके बाद ही इन लोगों ने ऑफिस में घुसकर सभी एम्प्लॉइज को साइड में गन पॉइंट पर घुटनों के बल बिठा दिया। उस समय क्योंकि ऑफिस के बंद होने का टाइम था, इसलिए सिर्फ 5 ही एम्प्लॉइज थे। ये बात ये पांचों चोर जानते थे और इसलिए इन्होंने ये वक्त चुना था। इन्होंने सभी एम्प्लॉइज के हाथ बांध दिए थे रस्सी से और एक मुंह पर टेप भी लगा दी थी। इसके बाद ये सभी लोग धीरे धीरे हर वॉल्ट को खोलने लगे थे। इन्होंने देखते ही देखते $1.2 मिलियन का कैश और $1.5 मिलियन के चेक्स ले लिए थे। ये उस जमाने की सबसे बड़ी चोरी थी, मगर इस चोरी में बहुत लूप होल्स थे और बस 5 एम्प्लॉइज के आंखों देखा नजारा, जिसमें से एक एम्प्लॉय का तो चश्मा ही गिर गया था, जिसकी वजह से उसे तो सब कुछ धुंधला धुंधला ही दिख रहा था। कुछ मिनट लूट के बाद ही पुलिस को बुलाया गया था, जिसके बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। पुलिस को रस्सी और टेप तो मिले ही थे, मगर उसके अलावा एक चोर की कैप भी वहीं रह गई थी। सभी चोरों ने शॉफनोज कैप पहनी थी, जिसकी वजह से ये कैप क्राइम सीन पर ही पाई गई थी। पुलिस को पता चला था कि ये लोग 3rd फ्लोर से 2nd फ्लोर तक सामान ट्रांसफर कर रहे थे। तब अचानक से एक बजर बजने लगा था। इन्हें इस बजर की खबर नहीं थी, इसलिए ये लोग प्रिपेयर ही नहीं थे। अब इन लोगों ने देखा कि ये बजर पास के गैराज अटेंडेंट के वहाँ पर बज रहा है। तब ये उसके पीछे जाने लगे, लेकिन उसे पकड़े इससे पहले उन्हें ये पता चल गया कि वो अटेंडेंट तो ऑलरेडी बंद करके वहाँ से जा चुका है। तो फिर इन्होंने वो वाला आइडिया ड्रॉप कर दिया। अब ये बजर इसी के लिए था कि कोई अगर उस वॉल्ट पे घुसने की कोशिश कर रहा हो तो पता चल जाए। उसके अलावा पुलिस और FBI को ये भी पता चला कि सिक्योरिटी सिस्टम वालों की 4 रिवॉल्वर ये लोग ले गए हैं। जो रिवॉल्वर कंपनी की सिक्योरिटी की थी उसे ये लोग लेकर गए थे, इसलिए उसके नंबर भी नोट किए गए इन्हें पकड़ने के लिए। सभी का ऐसा मानना था कि ये चोरी ऑलरेडी रिहर्स थी, क्योंकि चोरों को स्टेप बाय स्टेप चीजें पता थी। एंट्री, एग्जिट, वॉल्ट लोकेशन और ऐसी सभी चीजों का पूरा ज्ञान था इन्हें। उन्होंने जानकर शाम का वक्त चुना था, क्योंकि उस समय ना कस्टमर्स होते थे और ना ही ज्यादा एम्प्लॉइज। उसके अलावा पूरी चोरी 45 मिनट में ही हो गई थी, जिसका मतलब है वो हर चीज से अच्छे तरीके से वाकिफ थे। इसके बाद पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू की। सभी नए और पुराने एम्प्लॉइज का डेटा निकाला गया ताकि पता लगा सके कि क्या कोई ऐसा है जिस पर ऐसी किसी चोरी का इल्जाम हो। ब्रिंक्स फर्म का ये केस न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज की कहानी बन गया और सबको पता चल गया कि हो क्या रहा है आखिर ब्रिंक्स के अंदर।
ब्रिंक्स शहर के बीचों बीच था, इसलिए पास के बहुत लोगों से पूछताछ भी शुरू कर दी गई। और तो और कुछ लोकल क्रिमिनल्स को भी पकड़कर पूछताछ के लिए लाया गया, ताकि उनसे अगर कोई सुराग मिल सके तो अच्छा होगा। क्योंकि चेक्स भी चुराए गए थे, इसलिए चेक्स के नंबर भी लिए गए, ताकि अगर कोई उनके बदले कैश निकलवाने आए तो उसे पकड़ लिया जाए। इतना ही नहीं, ब्रिंक्स फर्म ने खुद ने $1 लाख का रिवॉर्ड भी निकाला था, जो कोई भी इन चोरों को पकड़ने में हेल्प करता। ऐसे में अजीब अजीब से फॉलो अप्स आने लगे। जैसे कैलिफोर्निया से खबर आई थी कि एक जेल के कुछ प्रिजनर्स ने इस स्टोरी की प्लानिंग पहले ही सुन ली थी। उनके हिसाब से इसकी प्लानिंग पुराने चोरों ने ही की थी और वो ये बहुत टाइम से प्लान कर रहे थे, मगर जांच पड़ताल के बाद ऐसा कुछ भी पता नहीं चल पाया। इसके अलावा पुरानी क्रिमिनल गैंग्स जैसे पर्पल गैंग की एक्टिविटीज भी वापस आगे आ रही थी, ऐसा माना जा रहा था, मगर उनका इस केस से कुछ भी लेना देना नहीं था। इसके बाद एक नॉर्मल आदमी अचानक से बहुत सी लग्जरी कार्स, विला और बहुत सारी ऐसी चीजें खरीदने लग गया था चोरी के कुछ 2 या 3 दिन बाद। इसलिए उस इंसान पर भी इन्वेस्टिगेशन की गई कि आखिर इसके पास पैसे आ कहां से रहे हैं। फिर पता चला कि उसकी बीवी के पिता ने अपनी जायदाद उसके नाम कर दी है, जहां से ये पैसे आ रहे थे। इन सब इन्वेस्टिगेशंस के बाद एक बात पता चली थी कि जब चोरी हो रही थी तब कोई एक इंसान बाहर ट्रक लेकर भी खड़ा था। ये 1949 ग्रीन फॉल्स स्टेट बॉडी ट्रक विद कैनवास टॉप थी। सभी लोग लूट कर इस ट्रक में बैठकर रवाना हुए थे। इसलिए 5 मार्च 1950 को ही ऐसी ट्रक स्टॉकटन मैसाचुसेट्स के डक में देखी गई थी। इस ट्रक को बुरी तरीके से तोड़ा गया था और हेवी मशीन पार्ट्स के भी टुकड़े कर दिए गए थे। इस ट्रक में वैसे मास्क भी मिले थे जैसे वहां के एम्प्लॉइज ने बताया था, जिसकी वजह से ये साफ हो गया था कि ट्रक तो वही है जिसमें चोरी हुई थी। क्योंकि उस समय ठंड थी, इसलिए इस ट्रक को खोदकर अंदर नहीं डाला गया था, जो पुलिस को लगा था एक प्लस पॉइंट है। मगर ट्रक को इतनी बुरी तरीके से तोड़ दिया गया था कि इसकी चीजें पता लगाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया था। लेकिन जैसे जैसे ट्रक का मॉडल नंबर पता चल गया था, जिसके बाद इसके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से ये पता लगाने गए कि ये ट्रक बेची किसे गई थी। उस बायर की इंफॉर्मेशन मिलते ही FBI उसके घर पहुंची, मगर लौटना उन्हें खाली हाथ ही पड़ा। ट्रक के मालिक के यहाँ से ट्रक 2 साल पहले ही चोरी हो गया था, जिसकी कंप्लेंट उसने रजिस्टर भी कराई हुई थी। इसलिए यहाँ पर भी अभी तक केस उलझा हुआ लग रहा था। इस बीच अलग अलग लोग फोन कर प्राइज मनी के लिए गुमराह कर रहे थे, जिसकी वजह से बस टाइम ही वेस्ट होता दिख रहा था। बिना गिने फिंगरप्रिंट्स के और बिना किसी और सुराग के FBI को ये केस सॉल्व करना था। ब्रिंक्स सिक्योरिटी के एम्प्लॉइज भी अब डर गए थे और FBI को उनसे अब कोई सुराग मिलने की कोई उम्मीद ही नहीं थी। और वो गैराज अटेंडेंट जिसका बजर बजा था, उसे भी आइडिया ही नहीं था कि ये सब आखिर हुआ कब। उसमें से एक चोर ने एक एम्प्लॉय की मदद से बजर को 10 सेकंड में ही बंद करवा दिया था, इसलिए अटेंडेंट को पता ही नहीं चला था कि ये कब हुआ। तो बस ऐसे ही अजीब से और स्ट्रॉन्ग केस में जय दीक्षित फंसते हुए दिख सकते हैं दोस्तों धूम 4 में, जहां ऐसे ही चोरों की गैंग इस बार सामने आ सकती है। धूम 2 और 3 दोनों ही 1 या 2 चोर पर बनी थी, मगर हो सकता है धूम 1 वाली फील वापस से देखने को मिले धूम 4 में। दोस्तों कैसी लगी आपको ये कहानी, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें बॉलीवुड स्टूडियोज को। और अगर आप भी हमारे साथ जुड़कर काम करना चाहते हैं तो फटाफट से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए जॉब लिंक पर क्लिक करें और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाएं। चलिए मैं अंजलि लेती हूँ आप सभी से इजाजत, मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।